नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो एक हम लोग कंसेप्ट सीरीज जो है देख रहे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन के माध्यम से, और ये जो बुक है आपका सामान्य विज्ञान का दृष्टि का बुक है। तो इसके थ्रू से जो है हम लोग बेहतर तरीके से एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। और वैसे में देखा जाए तो आपका फिजिक्स जो है कंप्लीट हो चुका है 6 से क्लास 10 तक। केमिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बायोलॉजी अभी हम लोग देख रहे थे, और बायोलॉजी में आपका क्लास 6 और 7 ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्लास 8 के बायोलॉजी के चैप्टरों को देखेंगे और बहुत बेहतर तरीके से इसके प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो ये जो है सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। एक आध क्लास में आपका ये साइंस जो है फिनिश हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, ये क्लास जो है लाइव चलता था, लेकिन अभी आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो है मिल रहा है। वजह है कि टाइम का अब कमी है। बाकी जो लोग भी लेक्चर को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक जो है लेक्चर को पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और एक जो है शाम को 8 बजे यहाँ पे टेस्ट सीरीज वाला क्लास चलता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम लिंक वगैरह दिया गया है, वो ज्वाइन करके पीडीएफ वगैरह आप लोग जो भी यहाँ पे कराया जाता है पीडीएफ वहाँ पर आपको दिया जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग बात किए थे कि बायोलॉजी में मेनली आपको पढ़ना क्या होता है, तो मानव पोषण और स्वास्थ्य के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कोशिका और उत्तक के बारे में आज हम लोग कोशिका के बारे में थोड़ा सा परिचित होंगे। बाकी 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 का एक आध चैप्टर तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। मानव शारीरिक जो है क्रिया विज्ञान हो गया, या पौधा जगत, अनुवांशिकता, जीव जगत का वर्गीकरण, तो ये सब मुख्य मुख्य चैप्टर है। बाकी क्लास जो है 8 में देखें तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चैप्टर यहाँ पे है कि फसल उत्पादन और प्रबंधन, तो इसको एक्चुअली में यहाँ पे कवर किया गया, तो इसको भी आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बहुत छोटा छोटा जो है इसमें बातें हैं जो आप लोग ऑलरेडी सीखे हैं। दूसरा जो है सूक्ष्मजीव मित्र हैं या शत्रु हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका कोशिका संरचना और इसका काम। उसके बाद अगला अगर ध्यान देंगे तो अगला जो है आपका जंतुओं में जनन है और किशोरा अवस्था की ओर। ये सब चैप्टर जो है हम लोग को कवर करना है। और ये जो चैप्टर देखेंगे तो इसमें काफ़ी काम का यूनिट आपका अगर देखा जाए तो क्लास 8 वाला है ये। वो 2 नंबर चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, और फिर इसके बाद हम लोग क्लास 9 जो है देखेंगे। इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी के अलावा हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे कवर करते हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है पहला यूनिट है अपना फसल उत्पादन और प्रबंधन। ठीक है, तो एक एक प्रश्नों को आप लोग ऐसे अटेम्प्ट करें जैसे आपके सामने ये जो है प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन हॉल में है। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, और लास्ट में इस चैप्टर का हम समरी आप सभी को बता देंगे, तो ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पे समानता जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक तो रबी का फसल और दूसरा खरीफ। इन फसलों के बारे में पूछा गया है। पहला है कि खरीफ की फसलें जो है ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, रबी की फसलें जो है शीत ऋतु में उगाई जाती है। बताइए कौन सा यहाँ पे सही है। बिल्कुल आप लोग इसको टेस्ट फॉर्मेट में ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। पहला लिखा है कि खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ये तो क्लियरली गलत हो गया। जो खरीफ की फसलें हैं वो कब बोई जाती है आपको वर्षा ऋतु में। तो ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है जनरली जून से सितंबर तक। पहला आपका इनकरेक्ट हो गया। रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है, बिल्कुल सही है। जैसे रबी की फसल देखेंगे तो गेहूं चन्ना वगैरह है, तो यहाँ पे ऑप्शन अपना केवल 2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग खरीफ की जो फसलें हैं वो कब वर्षा ऋतु में, ध्यान रखेंगे जून से लेकर सितंबर तक लगभग ये बोई जाती है। ये ग्रीष्म में नहीं बोई जाती है। और अगर खरीफ फसलों की बात करें तो ये लिस्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जैसे धान हो गया, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। वहीं रबी फसल का बात किया जाए तो ये शीत ऋतु में उगाया जाता है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों रबी फसल वगैरह का ये उदाहरण है। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है काफ़ी बेहतर है। पूछा गया है कि जैविक खाद के बारे में बताइए।
इसमें मिट्टी का जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाता है जैविक खाद से। मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है। इसमें मित्र जीवाणुओं को जो है संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? देखिए, बात करेंगे अगर जैविक खाद के बारे में, तो मिट्टी का जल धारण क्षमता जो है बिल्कुल ये बढ़ा देता है। मिट्टी भुरभुरी भी हो जाती है, सरंध्र भी हो जाती है, और जो मित्र जीवाणु होते हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हो जाता है। अगले चैप्टर में हम लोग देखने वाले ही हैं, ठीक है, कि सूक्ष्मजीव हमारे मित्र है या शत्रु। तो काफ़ी सारे सूक्ष्मजीव हमको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और कुछ हमारे लिए जो है घातक भी होते हैं। तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। तीनों का तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, जैविक खाद जो होता है, ये रासायनिक जो उर्वरक हम लोग उपयोग करते हैं आजकल, इनसे अगर तुलना करें तो काफ़ी अच्छा इसको माना जाता है जैविक खाद को। ठीक है, जैविक खाद से क्या होता है, मिट्टी जो है अपना उसका जल धारण क्षमता बढ़ जाएगा, तो ये बेहतर बात है। मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र भी हो जाती है। मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। उसके अलावा देखेंगे तो यदि आप रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं और ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उसका कुछ हानि भी होता है। और वैसे में देखेंगे तो मिट्टी की उर्वरकता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरा, जल प्रदूषण के स्रोत भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जल भी प्रदूषित हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में यदि हम लोग रासायनिक जो है उर्वरक प्रयोग करते हैं तो जल में वो मिल के जल को भी प्रदूषित कर देगा। और रसायन का उपयोग जो है हम लोग जनरली करते हैं कीटनाशी और खरपतवार नाशी के रूप में, जैसे आप लोग नाम सुने ही होंगे 2,4-D खरपतवार नाशी का भी एक उदाहरण है। तो ओवरऑल जो है बात को याद रखेंगे, रसायनों में उपस्थित सम्मिलित रूप से मृदा के रासायनिक जो है मात्रा को ये बढ़ा देता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉड लिवर तेल में विटामिन डी की अधिक मात्रा पाया जाता है। अब ये कॉड लिवर जो है तेल किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, मछली। कॉड लिवर तेल जो है मछली में। अच्छा, यूट्यूब एक आप सभी को ऑप्शन देता है, तो जिनको मान लीजिए स्लो लग रहा होगा लेक्चर, ठीक है, वो लोग जो है फास्ट करके इसको देख सकते हैं। देखिए, कॉड लिवर तेल जो है मछली से प्राप्त किया जाता है, बात याद रखेंगे, और इसमें विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि असत्य कौन सा है इसमें। ठीक है, पहला यहाँ पे लिखा गया है कि छिड़काव जो है तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए उचित है जहाँ जल की मात्रा कम उपलब्ध है। तो देखिए, जो छिड़काव मेथड है जिससे हम लोग कृषि में उपयोग करते हैं, तो जनरली असमतल भूमि में ही करते हैं। ठीक है, और जहाँ जल की मात्रा कम हो वहाँ के लिए बेहतर ये होगा, बिल्कुल सही है। छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, ये भी बात सही है, क्योंकि बलुई मिट्टी में जहाँ ज़रूरत है वहीं यदि पानी दिया जाए तो पानी को बचाया जा सकता है। तीसरा है ड्रिप तंत्र जो है, जल इसमें क्या होता है, बूंद बूंद पौधे के जड़ में गिरता है, बिल्कुल बात सही है। और ऐसा यह फलदार पौधे बगीचे पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका नहीं है। अब देखिए, ये तो सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, फलदार पौधा हो, बगीचा वगैरह हो, ठीक है, पानी का बचत इसमें किया जा सकता है ड्रिप टेक्निक का यूज करके, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती है, अतः ये जल की कमी वाले क्षेत्र में बिल्कुल ये बेहतर मेथड हो सकता है, तो गलत जो है ऑप्शन सी बन गया। तो देखिए, जो ड्रिप मेथड होता है इसमें जल जो है बूंद बूंद पौधे के जड़ों में क्या करता है, गिरता है, और पौधे जो है इस जल का सबसे अधिक उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, जल की हानि इसमें क्या होगी, बहुत ही कम होगी, और फलदार पौधा या बगीचा में हम लोग ये प्रयोग यानी ये विधि हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 यदि आप लोगों के पास टाइम है तो एक बार उसको जाके रीड कर सकते हैं। देखिए, खरपतवार की सुरक्षा के संबंध में यहाँ पूछा गया है। खरपतवार हटाने का सबसे अच्छा समय उनके पुष्पन और बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार नाशी के छिड़काव का सबसे अच्छा समय खरपतवार के पुष्पन और बीज बनने के बाद होता है। अब इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, करेक्ट ऑप्शन आप सभी का क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। खरपतवार नाशी का जब भी हम छिड़काव करते हैं तो सबसे अच्छा समय उसका क्या हो जाएगा, तो पुष्पन और बीज बनने के बाद। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, पुष्पन और बीज बनने से पहले अगर छिड़काव करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे खरपतवार जो है हटाने का सबसे अच्छा समय उसके पुष्पन और बीज बनने से पहले का होता है। ऐसा क्यों? ताकि इसके वजह से बीज के कारण खरपतवार पुनः उग नहीं पाते हैं।
अगर बीज बनने के बाद खरपतवार को नष्ट किया जाता है तो कुछ बीज मिट्टी में मिलकर पुनः जो है वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेहतर एक तरीका हो सकता है। तो देखिए पहला यूनिट इस तरह से आपका क्लास जो है 6 का फिनिश हुआ और इसमें अगर देखेंगे तो आपको क्या-क्या जो है पढ़ने को मिलेगा। पहला यूनिट में कृषि पद्धति के बारे में, पशुपालन आप लोग परिचित ही होंगे, ठीक है? फसल के बारे में, फसल जो है तो बहुत छोटा-छोटा जो है आपको डेफिनिशन वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है? फसल किसको बोलते हैं? तो किसी स्थान पे जो है उगाए जाने वाले एक प्रकार के पौधों को ही फसल बोलते हैं, ठीक है? आप सभी को पता ही होगा। उर्वरक के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा इसमें। भंडार गृह किसको बोलते हैं? सिंचाई, कटाई, खरीफ फसल, रबी फसल, खाद बीज, बुआई, भंडारण, खरपतवार, तो ये सब छोटा-छोटा टर्मिनोलॉजी जो है आपको ये क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 में है, ठीक है? अब चूँकि अगर इसके निष्कर्ष की बात करेंगे, तो आप सभी को पता ही है कि जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी गति से जो है वृद्धि हो रहा है। वैसे में देखेंगे तो सबको भोजन चाहिए, तो ऐसे में कृषि का हमको क्या करना पड़ेगा? विशिष्ट पद्धति का जो है यूज़ करना पड़ेगा। आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कृषि किया भी जा रहा है, ठीक है? इसके अलावा देखें तो भारत में फसलों को जो है ऋतु के आधार पर 2 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? ये हम चैप्टर का निष्कर्ष आप सभी को बता रहे हैं, बस ध्यानपूर्वक सुन लेंगे 2-4 मिनट और इसको रबी और खरीफ फसल बोलते हैं, ठीक है? क्लियर है? बाकी देखेंगे तो मिट्टी में जो है पोषकों के समृद्धि और पुनः प्राप्ति की आवश्यकता होती है। चूँकि आप देखेंगे कि मिट्टी में अगर कंटिन्यू खेती किया जाए, तो पोषक तत्वों का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ऐसे में कार्बनिक खाद और उर्वरक का हम लोग उपयोग करते हैं और फसल का जो है नए किस्म आने पे रासायनिक उर्वरक का उपयोग में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी अभी देखने को मिला है। ठीक है, अब छोटा-छोटा इसमें टर्मिनोलॉजी है आप लोग पढ़ेंगे, बाकी ये प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा आपसे कि सिंचाई बताइए किसको बोलते हैं? ठीक है, तो उचित समय अंतराल पे जो है फसलों को जल दिया जाता है, इसको हम लोग सिंचाई बोलते हैं, ठीक है? निराई किसको बोलते हैं? खरपतवार किसको बोलते हैं? तो ये सब जो है छोटा-छोटा टर्म है। भंडारण, ठीक है? बीजों को जो है पीड़कों और सूक्ष्मजीवों से संरक्षित करने के लिए उचित जो है इसका भंडारण की ज़रूरत होती है। तो ये सब जो है चीज़ें इस चैप्टर में थी, तो बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी था, ठीक है? तो आप लोग इसको क्लियर समझ चुके होंगे। चलिए अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम लोग और ये बहुत ही शानदार चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न बनाया जाएगा, ठीक है? इसलिए इसको स्टार रेटिंग दिया जा सकता है। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फोज, ठीक है? देखिए अब बहुत सारे सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो हमारे फ्रेंडली हैं, यानी हमको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है? हमारे लिए ज़रूरी हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, ठीक है? जैसे आप देखेंगे, ठीक है? 1 आध मिनट पहले सुन लेंगे, फिर हम लोग प्रश्नों को करते हैं। तो आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल यदि मैन्युफैक्चरिंग में जाएँगे तो काफ़ी सारे सूक्ष्मजीव का उपयोग करके दवा वगैरह बनाया जाता है, ठीक है? वाइन का जो प्रोडक्शन होता है आपका शराब, ठीक है? उसमें जो है सूक्ष्मजीव काफ़ी मदद करता है। जो आपका मिल्क से जो हम लोग आपको कर्ड, दही बनाते हैं, ठीक है? तो उसमें भी सूक्ष्मजीव की हेल्प से ही किया जाता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाया जाता है, सूक्ष्मजीव की हेल्प से वैक्सीन डेवलप किया जाता है, ठीक है? प्लांट या ट्रीज़ का जो है फर्टिलिटी बढ़ाया जाता है सूक्ष्मजीव की हेल्प से। तो ऐसे में सूक्ष्मजीव हमारे लिए काफ़ी कामगार भी होते हैं, ठीक है? सूक्ष्मजीव हमारे लिए काफ़ी हानिकारक भी होते हैं, जैसे देखेंगे तो बहुत सारा बीमारी भी लेके आते हैं ये, ठीक है? सूक्ष्मजीव फूड पॉइज़निंग भी करा देते हैं, ठीक? आप सभी को जो है आप लोग परिचित ही होंगे, ठीक? बहुत सारे जो है पौधे में और मनुष्यों में जो है ये काफ़ी हानि पहुँचाने का काम जो है करते हैं, ठीक है? चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम समराइज़ कर देंगे, ठीक है? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीव और उनके होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। और इसमें लिखा है कि चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए जो है विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है? प्रश्न ये सब पूछा जाता है। टाइफाइड और खसरा जो है जीवाणु के द्वारा होता है। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ठीक? देखिए, तो ऑप्शन इसका नेक्स्ट पेज में अपने को देखने को मिलेगा। बताइए उपयुक्त में से कौन-सा सही है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है कि चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए, ये जो है विषाणु के द्वारा ही फैलता है, चाहे चिकन पॉक्स की बात करें या हेपेटाइटिस ए। पहला वाला बिल्कुल सही है, वायरस जो है ये वायरल डिजीज़ है। टाइफाइड और खसरा ये जीवाणु के द्वारा दिया गया है और ये क्या है आपका
गलत है। ठीक है, अब देखेंगे तो खसरा जो होता है ये तो आपको जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। अतिसार और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? सही बन जाएगा। 1 और 3 यहाँ पे सही बन रहा है और ऐसे में ऑप्शन हम लोग का सी बन जाएगा। ठीक है, बाकी देख सकते हैं आप लोग और ये लिस्ट ध्यान रख सकते हैं आप लोग, और ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी लिस्ट है। ठीक है, जैसे देखिए रोग दिया है और रोग के कारक जो सूक्ष्मजीव बनते हैं और इसका संचरण का तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, फैलने का तरीका। तो देखिए खसरा हो गया आपका, ये विषाणु के कारण होता है। चिकन पॉक्स, पोलियो और हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए, पोलियो, चिकन पॉक्स और खसरा ये किसके कारण होते हैं? विषाणु के कारण। जबकि देखेंगे क्षय रोग ये जीवाणु से होता है। हैजा, अच्छा अब ये भी आगे चल के हम लोग क्लास 9-10 में देखेंगे और डिटेल में इसको, अभी क्लास 8 में इतना ही है। अब ये भी पूछा जाएगा कि कौन से विषाणु का कारण बताइए क्षय रोग हो रहा है। ठीक है, तो हैजा भी जीवाणु हो गया, टाइफाइड जीवाणु, तो ये तीनों ध्यान में रखेंगे कि क्षय रोग, हैजा और टाइफाइड जीवाणु के कारण होते हैं। मलेरिया और अतिसार की बात करेंगे तो ये प्रोटोजोआ के कारण। बात करें खसरा, तो खसरा जो है वायु के द्वारा फैलता है। वहीं पे चिकन पॉक्स जो है ये भी वायु या सीधा संपर्क आने से भी आपको हो सकता है, ऐसे में चिकन पॉक्स वाले से दूरी बना के रखा जाता है। पोलियो जो है वायु से भी और जल से भी फैल सकता है। वहीं पे हेपेटाइटिस ए की बात करेंगे तो ये जल से फैलता है। क्षय रोग की बात करेंगे तो ये जो है वायु से क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस ये फैलता है। हैजा जो है जल या भोजन के माध्यम से फैल सकता है। टाइफाइड जनरली जल से ही फैलता है आपको। मलेरिया जो है ये मच्छर के द्वारा और अतिसार जो है जल के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको एक बार आप लोग रिमेंबर करके रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछा गया है कि बताइए कि विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सूक्ष्मजीव, उपयुक्त सूक्ष्मजीव में कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, सही बताना है इसमें। लिखा है कि शैवाल जो है स्पाइगोरा, प्रोटोजोआ, क्लेमाइडोमोनास, कवक जो है राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड। इसमें कौन सा सही जो है मिलान है, यही आपको बताना है। देखिए स्पाइगोरा, स्पाइरोगाइरा जो है, और एक होता है और क्लाइमेडोमोनास, ये जो है सवाल ही होते हैं। तो स्पाइगोरा याद रखेंगे क्या होता है? सवाल, ये तो सही हो जाएगा। और ये क्लेमाइडोनास ये भी क्या होता है? एक प्रकार का सवाल ही होता है, तो ये तो सही सुमेलित नहीं होगा। कवक के बारे में दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। कवक जो है ये राइजोपोष, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर हम लोग का क्या बन जाएगा? 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख सकते हैं इसको आप लोग। देखिए स्पाइगोइरा जो है और क्लेमाइनोडास सवाल के उदाहरण है। प्रोटोजोआ का अगर उदाहरण देखेंगे तो याद रखेंगे अमीबा, प्रोटोजोआ में अमीबा हो गया आपका। पैरामीशियम, वहीं पे राइजोपस का बात करेंगे, पेनिसिलियम और एजारलिस, ये सब किसके एग्जाम्पल है? कवक के। सीधे आपको याद रखना है। ठीक है, एर्जा जो है एस्पार्जिलिस, पेनिसिलियम और राइजोपस, ये किसका एग्जाम्पल है? कवक के। अगला देखते हैं। बाकी देखिए और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ दिया गया है कि सूक्ष्मजीव कैसे होते हैं, तो भाई ये कुछ किए हो सकते हैं, ये जैसे जीवाणु वगैरह होते हैं, कुछ सवाल वगैरह होते हैं। कुछ सवाल जो है प्रोटोजोआ बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। कुछ सूक्ष्मजीव जो है दूसरे सजीव पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से भी होते हैं। अमीबा कैसा सूक्ष्मजीव है? तो वो अकेला रह सकता है अमीबा, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। जबकि कवक और जीवाणु जो है जिस समूह में रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि बताइए दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है? तो आप सभी को पता है कि दूध से दही बनाना है तो जीवाणु ही चाहिए, और जीवाणु में भी कौन सा जीवाणु चाहिए अपने को? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु चाहिए। देखिए, तो दूध से दही बनने के लिए जो है जीवाणु का आवश्यकता होता है, वो कौन सा जीवाणु होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है? खमीर या ईस्ट। इसका आमतौर पे जो है घरेलू उपयोग भी होता है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें से कोई करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, खाद्य पदार्थ में यदि हम लोग मिलाते हैं क्या खमीर या ईस्ट, तो क्या होता है? ये काफी तीव्र गति से जनन करता है। कौन? खमीर। और ऐसे में देखेंगे तो श्वसन प्रक्रिया में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करता है। तो ईस्ट क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और गैस के बुलबुले जो है खमीर वाले खाद्य पदार्थ के आयतन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है। और ये बेकिंग उद्योग में खमीर का उपयोग पदार्थ जैसे ब्रेड, पेस्ट्री वगैरह जो है, केक वगैरह, इसी मेथड का उपयोग करके हम लोग बनाते हैं। ब्रेड बनाना है, आप क्या डालते हैं? उसमें ईस्ट डालते हैं। और आप देखेंगे तो उसका आयतन जो है कुछ समय बाद बढ़ जाता है। और ये किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अभी देखिए आविष्कार और आविष्कारक है, और इसको आपको सुमेलित करना है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिया है किण्वन। तो देखिए किण्वन जनरली होता क्या है? चीनी का अल्कोहल में बदलना ही क्या होता है आपका? किण्वन कहलाता है। ठीक है। और इसका खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? ये लुई पाश्चर के द्वारा। ए का क्या हो जाएगा आपका? 3। पेनिसिलिन की बात करेंगे अगर, तो इसका खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। वहीं पे चेचक के टीके का अगर बात करेंगे तो ये जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा। बेसिल्स जो है एंथ्रेसिस, ये जो है रॉबर्ट कोच के द्वारा। तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान देंगे। चीनी का अल्कोहल में बदलना ही क्या कहलाता है? तो ये किण्वन कहलाता है। चीनी का अल्कोहल में बदलना। लुई पाश्चर जो है किण्वन का खोज कब कर दिए थे? 1857 में। यही आपसे पूछा गया था कि कौन खोज किया था, तो लुई पाश्चर। पेंसिलिन की बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो इसका खोज 1929 में हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है। और पेंसिलिन क्या होता है? एक एंटीबायोटिक होता है, एक प्रतिजैविक होता है। अब जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को क्या करता है? मारने का काम करता है पेनिसिलिन। इसके अलावा भी और कुछ एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक के जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे स्ट्रेपोमाइसिन। स्ट्रेपोमाइसिन भी क्या है? तो ये भी आपका एंटीबायोटिक ही है। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है? आपको याद रखेंगे, ये सब क्या है? आपके एंटीबायोटिक है। एक तो पेंसिलिन हो गया, दूसरा नाम हो गया एस्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। और इनका उत्पादन जो है कवक और जीवाणु से किया जाता है। अगला देखें, अगर चेचक के बारे में बात करेंगे तो चेचक के टीका का खोज जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है 1798 में किया गया था। मृत और निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इसमें प्रवेश कराया जाता है और शरीर के कोशिका के अनुसार लड़ने का प्रतिरक्षा उत्पन्न किया जाता है और रोग कारक को नष्ट कर दिया जाता है। रॉबर्ट कोच के द्वारा 1876 में बेसिल्स एंथ्रेसिस नामक जीवाणु का खोज किया गया था। रॉबर्ट कोच के द्वारा बेसिल एंथ्रेसिस नाम का जीवाणु। और पता है आपको कि एंथ्रिक्स जो है मनुष्य और मवेशियों में होने वाला एक खतरनाक जो है रोग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कितना युग्म इसमें सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पूछा गया है कि हैजा जो है घरेलू मक्खी से होता है क्या? मलेरिया, मादा, एडिज मच्छर, डेंगू, मादा एनफ्लीज मच्छर। देखिए हैजा जो है घरेलू मक्खी फैलाती है, तो ये वाला ऑप्शन तो अपना सही है। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो मलेरिया, मलेरिया जो है ये मादा एनफ्लीज के द्वारा फैलाया जाता है, ना कि एडीज के द्वारा। तो ऐसे में ये गलत हो गया। और डेंगू की बात करेंगे तो ये मादा एडीज मच्छर के द्वारा, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो ऐसे में ऑप्शन केवल ए सही बनेगा। ठीक है। यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख सकते हैं घरेलू मक्खी जो है हैजा का काम करती है फैलाने का। वहीं पे मादा एनफ्लीज मच्छर जो है ये मलेरिया, ठीक है, मलेरिया परजीवी का वाहक होता है, प्लाज्योडियम नामक जो है परजीवी। तो देखिए मादा एनफ्लीज मच्छर याद रखेंगे ये क्या फैलाता है? तो आपका मलेरिया। और मादा जो एडीज मच्छर होता है, एडीज, ये जो है डेंगू का कारक बनता है। तो एडीज जो है डेंगू का,
जबकि एनफ्लीज जो है मलेरिया का। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि पौधा में होने वाला रोग है और किस के कारण से ये होता है। दिया गया है कि नींबू कैकर रोग जो है जीवाणु से होता है, गेहूं में रस्ट रोग कवक से, और भिंडी का पित्त रोग जो है आपको विषाणु से। यानी देखे होंगे भिंडी में उसका पत्ता जो है या भिंडी पीला पीला होने लगा। बिल्कुल बात सही है, विषाणु के कारण ही होता है, गेहूं में रस्ट कवक के कारण ही, और नींबू कैकर जो है जीवाणु के कारण ही होता है। तीनों का तीनों सही, तो ऑप्शन हम लोग डी आंसर करेंगे। तो आप लोग देख भी सकते हैं। अगला देखिए, खाद्य परिरक्षकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। लिखा है कि सोडियम जो बेंजोएट होता है और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये खाद्य परिरक्षक का काम करता है। अब देखिए, फूड प्रिजर्वेटिव का बात है, आप सभी को पता ही है कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है काफ़ी लंबे समय तक पैकिंग जो फूड होते हैं वो जो है वैलिड होते हैं, तो आखिर उनको जो है इतना टाइम तक उनको सेफ बना के कौन रखता है, तो यही सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये जो है फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो बिल्कुल ये पहला वाला सही है। नमक, चीनी, खाद्य तेल, सिरका का उपयोग भी हम लोग करते हैं, बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा सही। तो ऑप्शन हम लोग का क्या बन जाएगा यहाँ पे, सी, 1 और 2 दोनों। देखिए, बात करेंगे सोडियम बेंजोइट का या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, नाम याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे जैम स्क्वैश बनाने के लिए भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। जो भी पॉकेट फूड वगैरह होता है उसमें उपयोग किया जाता है। बाकी देखें तो नमक हो गया, चीनी हो गया, खाद्य तेल या सिरका, इसका उपयोग भी हम लोग सूक्ष्म जीव के वृद्धि को रोकने के लिए करते हैं। जैसे आप नमक और खाद्य तेल और सिरका का उपयोग क्या करते हैं, अचार को जो है संदूषण से बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। नमक, खाद्य तेल और सिरका मिला देते हैं, जिससे अचार आपका लंबे समय तक क्या होता है, बिल्कुल सही कंडीशन में रहता है। चीनी का उपयोग हम लोग करते हैं जैम जेली में, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक जो है जैम जेली आपको बेहतर कंडीशन में रह सके। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका पाश्चुकृत दूध को लेके, ठीक है। देखिए, पाश्चुकृत दूध को लेके बात करेंगे तो यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही है। पाश्चुकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि सूक्ष्म जीव से ये मुक्त होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, दूध का पाश्चुरित करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 मिनट, 15 से 30 है ये मिनट के लिए गर्म किया जाता है, अब फिर एक ठंडा कर दिया जाता है और उसका भंडारण कर लिया जाता है। देखिए, पहला तो बिल्कुल जो पाश्चुकृत दूध होता है उसको बिना उबाले हम लोग उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसमें सूक्ष्म जीव मरे होते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो टेक्निक है पाश्चराइजेशन का, 2-3 टेक्निक है, उसमें एक टेक्निक ये दिया हुआ है कि जैसे आपको दूध का जो है पाश्चराइजेशन करना है तो 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 मिनट नहीं, 15 से 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एकाएक ठंडा कर दिया जाता है, जैसे में सूक्ष्म जीव का वृद्धि इसमें रुक जाता है, ठीक है। इसका मेथड का खोज जो है ल्यू पास्चर नाम के वैज्ञानिक द्वारा जो है किया गया, वैसे में इसका नाम ये आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा गलत, पहला सही, तो ऑप्शन ये आपका सही बन जाएगा। अगला देखिए, एक और प्रश्न है इसमें, नाइट्रोजन चक्र को लेकर पूछा गया है कि बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है, गलत पूछा गया है। लिखा है कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और जो नील हरित शैवाल होते हैं वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। बिल्कुल बात सही है। देखिए, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नील हरित शैवाल क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु पौधे से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है, पौधे और जंतु के मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं और पौधे द्वारा पुनः प्राप्त किया। देखिए, नाइट्रोजन चक्र है, ठीक है। अब देखिए, फिर पौधे या जंतु जैसे ही मर जाते हैं तो उसके बाद पुनः देखिए नाइट्रोजन फिर आपको वातावरण में आ जा रहा है, तो ये भी सही है। कुछ विशिष्ट पौधे और जंतु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी यहाँ पे सही कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हुआ, ठीक। बाकी चलिए इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं चैप्टर को। तो हम लोग इस चैप्टर में देख रहे थे कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु, ठीक है। तो
आप लोग देख ही चुके हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे मित्र के रूप में भी काम करते हैं और शत्रु के रूप में। कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव भी होते हैं, जैसे वो हमारे शरीर में जो है कई माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं हानिकारक। जैसे देखेंगे तो वो श्वसन के दौरान, यानी हवा हवा एक माध्यम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो भोजन के द्वारा भी जो है सूक्ष्मजीव हमको प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। कोई पानी वगैरह पी रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उससे भी ये लोग जो है हमको प्रभावित कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखेंगे तो बहुत सारे जो है कम्युनिकेबल डिजीज होता है, कम्युनिकेबल डिजीज, और ये जो है एयर, वाटर, फूड, इन सब के द्वारा जो है कांटेक्ट में आने से जो है आपको फैल जाता है। कम्युनिकेबल यानी एक जगह से दूसरे जगह तक इसका संचरण होता है। कोई बीमार व्यक्ति या जानवर उसके सीधे संपर्क में यदि आप आते हैं, ठीक है, तो आपको जो है ये बिल्कुल लग सकता है, ठीक है। जैसे देखेंगे तो कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाएगा। कम्युनिकेबल ये डिजीज हो जाएगा, यानी ये कम्युनिकेट करके एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है। ट्यूबरकुलोसिस किसी को हुआ है, उसके संपर्क में यदि आते हैं तो आपको बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। देखिए रोग जो है दो तरह के होते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। एक तो होते हैं आपको कम्युनिकेबल डिजीज, यानी इसको संचारी रोग बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी गैर संचारी रोग। कम्युनिकेबल डिजीज में देखेंगे तो ये सूक्ष्म जीव द्वारा फैलाए जाते हैं। माध्यम उसके लिए हवा हो सकता है, ठीक है। उसके लिए माध्यम भोजन बन सकता है, ठीक है, या पानी बन सकता है, दूषित पानी जो है, इन सब माध्यम से जो है फैलाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो जो गैर संचारी रोग होते हैं यानी नॉन कम्युनिकेबल, इसके लिए हवा, पानी या भोजन के संपर्क में आने से बिल्कुल नहीं फैलता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे तो मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, ये जो है किसी के संपर्क में आने से नहीं फैलेगा। वहीं पे देखेंगे आप तो चिकन पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह संपर्क में आने से फैलता है। क्लियर है? इतना बात तो क्लियर हो गया होगा। चलिए बाकी देखिए, कुछ कीट वगैरह भी जो है या मच्छर वगैरह जिम्मेवार होते हैं जो है बीमारी फैलाने के, और वैसे में प्रश्न भी पूछा गया था आपको। तो संचारी रोग के बचाव के लिए जो है हम लोग बहुत सारा उपाय वगैरह भी करते हैं। जैसे कोविड-19 था, आप लोग देख ही पा रहे थे, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो दूरी भी रखना था, मास्क भी लगाना था, ताकि संचारी रोग आप तक पहुँच नहीं पाए, ठीक है। अब कुछ कीट या जानवर होते हैं जो सूक्ष्म जीव का क्या होते हैं, वाहक होते हैं, और ये सूक्ष्म जीव को अपने साथ लेके जाते हैं और हमारे तक पहुंचा देते हैं, और हम लोग क्या हो जाते हैं, इस तरह से उससे प्रभावित हो जाते हैं। और ऐसे में आपसे प्रश्न पूछा गया था, जैसे देखेंगे तो फीमेल जो एडल्ट मच्छर होती है, फीमेल एडल्ट मच्छर की अगर बात करेंगे, तो जैसे हम लोग बात किए थे कि चिकनगुनिया या डेंगू, ये जो है एडीज मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है। एडीज मच्छर के द्वारा चिकनगुनिया या डेंगू आपको, ठीक है, मादा जो है एडीज मच्छर के द्वारा। वहीं पे देखेंगे तो क्यूलेक्स, ये सब याद रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्यूलेक्स जो है फीमेल मच्छर के कारण हाथी पाँव या फैलेरिया आपको हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो मलेरिया के बारे में हम लोग बात किए थे कि मलेरिया के लिए कौन बीमार होता है, तो एना जो है फ्लीज, ठीक है, एना फ्लीज मादा मच्छर जो है इसके लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा आपको फैक्ट बताया जाएगा उसको आप लोग धैर्यपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। बाकी इसी से रिलेटेड एक बात है, जैसे आप देखेंगे तो पानियों में जो है जनरली मच्छर जो है फैलते हैं, तो ऐसे में एक गैम्बूसिया फिश आती है, ठीक है। वो क्या करती है गैम्बूसिया फिश, तो देखिए मच्छर में भी आप देखेंगे तो अंडा पहले होता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, दिन मच्छर बनता है। तो गैम्बूसिया फिश जो होती है वो उसके लार्वा को जो है खा जाती है, वैसे में जो है बीमारी फैलने से हम लोग जो है बच जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी जो है आप लोग एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे इसमें फूड प्रिजर्वेटिव पे जो है यूनिट में बात किया गया है कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो हमारे भोजन को खराब भी करते हैं, विषाक्त भी कर देते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी कॉज्ड बाय द ईटिंग फूड दैट हैज़ बीन स्प्लाइड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं हमारे खाना को खराब कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे में जो है हमारे कभी कभी मृत्यु का भी कारक बन जाते हैं, ठीक, सूक्ष्मजीव। तो ऐसे में हम लोग को भोजन के संरक्षण की भी ज़रूरत होती है, और संरक्षण को लेकर 2-3 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था आपको।
ठीक है। तो सॉल्ट और ईडिबल ऑयल जो है, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। नमक और सरसों तेल। फिर हम लोग देखे थे सोडियम बेंजोइट और सोडियम जो है मेटा सल्फाइड। इस सब का नाम आप लोग जरूर जो है याद रखेंगे। अब देखिए, जैसे आपका मांस हो गया, ठीक है, या मछली हो गया, ठीक है। अब मछली मान लीजिए उत्पादन हो रहा है कहीं साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में उसको पहुंचाना है, तो ऐसे तो नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, मांस या मछली में सूखे नमक से उसको ढक देते हैं, ताकि ज़्यादा दिनों तक जो है वो सही बना रहे। ठीक है। आंवला हो गया, कच्चा आम हो गया, इमली हो गया, या कुछ फल सब्जी, ठीक है, इनमें नमक का उपयोग हम लोग करते हैं संरक्षित रखने के लिए। क्लियर है। कुछ सब्जी, फल, मछली, मीट को अक्सर चीनी के द्वारा भी संरक्षित किया जाता है, तो ये बचाने का काम किया जाता है। बाकी एक इसमें और टॉपिक आपको पढ़ना था, जो था दूध का पाश्चुरीकरण, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है। 3 तरीका होता है, जो एक तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लिए थे, 2 भी आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। ठीक है। तो एक दूध को क्या करेंगे हम लोग, 63 डिग्री सेल्सियस पे यदि 30 मिनट तक गर्म कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको ठंडा कर देंगे, तो ऐसे में जो है आपको ये दूध जो है काफ़ी लंबे समय तक संरक्षित रह सकता है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लो टेम्परेचर, ठीक है, मेथड इसको बोल सकते हैं। दूसरा जो है आपको हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम। ठीक है। हाई टेम्परेचर हम लोग देते हैं काफ़ी कम समय के लिए। अच्छा, इसको बोल सकते हैं लो टेम्परेचर जो है लो टाइम। ठीक है। LT यानी 63 डिग्री पे आपको 30 मिनट तक गर्म करना है और उसके बाद उसको ठंडा कर देना है। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हाई टेम्परेचर पे शॉर्ट टाइम के लिए, यानी ऐसे में क्या करें आप, 72 डिग्री सेल्सियस पे दूध को गर्म करें, ठीक है, और कितने सेकंड के लिए, तो 15 सेकंड के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करके और उसको ठंडा कर दें, तत्काल ठंडा कर दें। तो ऐसे में दूध को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। तीसरा मेथड एक और हो सकता है आपको, UHT। UHT कहने का मतलब है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। यानी इसमें हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देंगे, यानी 130 से 135 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसमें देते हैं और 1 सेकंड के लिए केवल दूध को गर्म करते हैं। ठीक है। तो ये जो है सब मेथड है, और फिर इसको ठंडा कर देते हैं, जिससे दूध में जो है सूक्ष्मजीव नहीं पनपते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर जो है आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। तो ये हम लोग 2 यूनिट इसमें कंप्लीट किए, और एक आध यूनिट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये सब केमिस्ट्री था, ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही। अब अगला जो अपना चैप्टर है, ये है कोशिका और संरचना और उसका काम। बहुत ही काम का यूनिट है, बाकी आगे भी 10th क्लास में देखने को मिलेगा, तो वहाँ भी हम लोग इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसके प्रश्नों को देख लेते हैं, और फिर हम लोग जो है इसके थोड़े कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। वैसे बायोलॉजी में देखेंगे तो सबसे जो है इनिशियल में आपको यही जो है पढ़ाया जाता है कि कोशिका क्या होता है, सेल क्या होता है। ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग सारे यूनिट पे। ठीक है। तो अगर कोशिका के बारे में प्रश्न आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए, एक तो कोशिका के परिचय से आपसे प्रश्न बनाया जाएगा। दूसरा, जो कोशिका किस किस सिद्धांत पे काम करता है। और तीसरा, कोशिका के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, अवयव कौन कौन से हैं, और कोशिका का वर्गीकरण। ठीक है। और लास्ट जो है कोशिका का विभाजन। यही 5 इसमें आपका टॉपिक बनता है, जिससे आपको प्रश्न जो है बनाए जाएंगे। ठीक है। तो इसमें तो इस सारे टॉपिक को कवर नहीं किया गया है, बाकी कुछ इसमें कवर किया गया है, चूँकि क्लास 8 में जो है उतना डिटेल में दिया गया नहीं है। ठीक है। अगर बात करेंगे इसका, थोड़ा 1-2 मिनट हम लोग परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1665 में जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले मृत कोशिका को देखा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो एक एंटोनियो लुएन हुक आए थे, और वो सबसे पहले जीवित कोशिका को देखे थे। ठीक है। इसके बाद, और ये सारा सेल का अध्ययन जो है, हम लोग एक शाखा है विज्ञान का, साइटोलॉजी। ठीक है। साइटोलॉजी, इसी के अंतर्गत जो है इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, सेल थ्योरी क्या है, ठीक है, ये सेल होते क्या है, सब कुछ आपको बताया जाता है। ठीक है। क्लियर है। तो इसी में आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि सेल जो होता है जीवन का मूलभूत इकाई होता है। यानी किसी भी जीव का शरीर कैसे बना हुआ है, तो एक या
अधिक सेल से मिलकर बना हुआ है। यानी सेल ही हमारा क्या होता है, बेसिक, बिल्कुल हमारे जीवन का जो है मौलिक इकाई होता है। ठीक है, अब सेल हमारा अगर बेहतर रहेगा तो पूरा हमारा शरीर भी बेहतर रहेगा। तो इसीलिए जो है सेल के बारे में बताया गया कि कोशिका जो होता है शरीर का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लास्ट में इसको समराइज करते हैं। पहले हम लोग इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखें तो यहाँ पे लिखा है कि कोशिका के बारे में बताइए कौन सा सही है। ये किसी जीव का सूक्ष्मतम जीवित रचना होता है। ठीक है, अगला दिया है कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। देखिए तो इस सेशन को आप लोग बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, आजकल एग्जामिनेशन का जो है नेचर पहले से बदलता हुआ और छोटा छोटा और कंसेप्चुअल बातें आपसे पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं क्लास 8 है तो ये आपके लिए बिल्कुल इग्नोर इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक यदि नंबर आपका कम हो गया या 0.5 भी था, प्रीलिम्स एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। वैसे लिए एक एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए तो बिल्कुल बात अभी हम बताएं कि किसी भी जीव का सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटा, जैसे देखेंगे आप एक घर बनाने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, तो एक ईंट लेते हैं। अब बहुत सारा ईंट जो है जुड़ेगा, एक दीवार बन जाता है। बहुत सारा दीवार यदि जुड़ जाता है फिर जो है एक आपका कमरा बन जाता है, और बहुत सारा कमरा जुड़ के क्या हो जाता है, आपका घर बन जाता है। वैसे ही बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत सारे सेल जुड़ के क्या बनते हैं, बहुत सारे सेल जुड़ेंगे टिश्यू बन जाएगा, और बहुत सारे टिश्यू जुड़ के ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारा पूरा बॉडी बन जाता है। ठीक है, हमारा शरीर बन जाता है। तो जो सेल होते हैं बिल्कुल सूक्ष्मतम जीवित रचना होते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सबसे पहले देखिए रॉबर्ट हुक के द्वारा ही कोशिका का खोज किया गया था। ठीक है, 1665 में, और ये जो खोज किया गया था ये मृत कोशिका था। ये भी बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला है सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका और बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा। बिल्कुल ये सही है, तीनों का तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं जीवों का जो है मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन होता है, तो ये सेल ही होता है। और बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू या उत्तक आपको बनाते हैं, और बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बना देते हैं, आपको अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1665 में कॉर्क की कोशिका का खोज किया गया था, जिसको रॉबर्ट जो है हुक के द्वारा खोजा गया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका होती है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। लास्ट में हम सब समराइज कर देंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाकर रखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताइए कि उपरोक्त में से एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है, यानी यूनिसेलुलर अमीबा है। अब देखिए कुछ जो है आपको जीव जो है बिल्कुल एक सेल से ही बने रहेंगे, कुछ जो है बहुकोशिकीय होते हैं। इंसान जो है बहुत कोशिकीय होता है, बहुत सारा सेल है हमारे अंदर। ठीक है, तो देखिए अमीबा बिल्कुल एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है, कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं है। पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा और डब्ल्यूबीसी, ये सब क्या होता है, एक कोशिकीय। तो ऑप्शन अपना क्या बन जाएगा यहाँ पे, डी, सिंगल सेल होता है सारा। ठीक है, देखिए ये जो यूनिसेलुलर होता है बिल्कुल सिंगल सेल से मिलके बना रहता है। जैसे एग्जांपल याद रखेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, या आपका श्वेतरक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, ये सब क्या होते हैं, एकल संरचना के उदाहरण है। तो बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा और श्वेतरक्त कोशिका। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकी। ठीक है, मल्टी सेलुलर, जैसे हम लोग इंसान वगैरह हो गए। एक कोशिका जीवों में एकल कोशिका ही सभी मूलभूत कार्य, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि। तो देखिए कोशिका को ही, इसीलिए थोड़ी देर पहले मैं बताया कि कोशिका ही क्या है, बेसिक से जो है सेल हमारा जो है पूरे शरीर के लिए जो सेल होता है हमारा, ये क्या होता है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है। ठीक है, यानी आप किसी का सेल लेके और बिल्कुल उसके बॉडी के फंक्शनिंग के बारे में, उसका कितना हाइट होगा, कलर क्या होगा, बीमारी कब लगेगा, सब आप बता सकते हैं। या श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, ये सब इसी पे निर्भर होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न हम देख लेते हैं, फिर इसको हम समराइज करेंगे, आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सेल मेम्ब्रेन को लेकर पूछा गया है कि कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और बताना है कि कौन सा कथन इसमें आपको सही है। पहला लिखा है कि जो कोशिका झिल्ली होता है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करता है कोशिका झिल्ली। ठीक। दूसरा है कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाला जेली जैसा पदार्थ होता है। और तीसरा है क्रोमोजोम या गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब देखिए एक अपना सेल होता है। ठीक है। सेल जो हो गया, सेल के अंदर इसका एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस। ठीक है। इसके चारों ओर अंदर लिक्विड होता है। अब इसमें बहुत सारे सेल के कंपोनेंट होते हैं जो थोड़ी देर में हम बताएंगे। बिल्कुल क्रोमोजोम और गुणसूत्र जो है केंद्रक में ही उपस्थित होते हैं। जो कोशिका द्रव्य होता है अपना, यानी साइटोप्लाज्म और कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक के बीच में ही देखने को मिलते हैं। और कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका से घेरने का माध्यम होता है। तीनों का तीनों यहाँ पे सही जा रहा है, तो ऐसे में ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा? ये अच्छा यूनिट है और यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। वैसे तो क्लास 10 में भी हम लोग इसको देखने वाले हैं, तो ऑप्शन अपना क्या बन जाएगा? यहाँ पे डी ही बन जाएगा। अगला देखिए, जो मैं 5 आपको पॉइंट बताया बस उसी से प्रश्न होगा। प्रोक्रिएटिक कोशिका के बारे में बताइए। कोशिका दो तरह के होते हैं, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोक्रिएटिक। ठीक है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। विषाणु और नील हरित सवाल इसके उदाहरण हैं। कौन सा सही है इसमें आपको बताना है। देखिए, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है और केंद्रक झिल्ली भी उसमें नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोक्रिएटिक। ये अनऑर्गेनाइज होता है बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें जो है केंद्रक अनुपस्थित होगा। ठीक है। विषाणु नील हरित सवाल इसके उदाहरण है। तो ये जो होगा आपको सही नहीं बनेगा। प्रोक्रिएटिक सेल में देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है, इसके एग्जाम्पल हैं ये। हाँ, प्रोक्रिएटिक तो एग्जाम्पल इसके बन जाएंगे ये। ठीक है। विषाणु और नील हरित सवाल। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दोनों जो है सही हो जाएगा। अच्छा, विषाणु भी है, नील हरित सवाल तो हो जाएगा, लेकिन देखिए विषाणु के बारे में जो है ऐसा बताया जाता है कि ये ना ही प्रोक्रिएटिक होता है ना ही यूक्रिएटिक होता है। ठीक है। लेकिन आपको नील हरित सवाल जो होते हैं ये कैसे होते हैं? प्रोक्रिएटिक होते हैं। और इसके अलावा जीवाणु भी जो है प्रोक्रिएटिक होते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा गलत, पहला सही, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। प्रोक्रिएटिक किसको बोलते हैं? जिसके जिसके अंदर सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, साथ साथ केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है। ठीक है। और जिसमें सुसंगठित केंद्रक होता है इसको क्या बोलते हैं? यूक्रियाटिक। जैसे हम लोग का जो सेल है वो कैसा है? यूक्रियाटिक टाइप का है। प्रोक्रियाटिक कोशिका में देखेंगे तो नील हरित शैवाल और जीवाणु आ जाएंगे। और विषाणु को याद रखेंगे, ये ना ही प्रोक्रियाटिक होता है और ना ही यूक्रियाटिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पादप और जंतु कोशिका एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। देखिए, चाहे प्लांट की बात करें, ठीक है, एनिमल की बात करें, दोनों एक दूसरे से अलग है, कैसे? ठीक है, ये आपको बताना है। लिखा है कि जंतु कोशिका में पादप कोशिका के इतर कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है। क्या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होता है? बिल्कुल नहीं। सेल मेम्ब्रेन, ये तो केवल पादप कोशिका में होता है। पहला तो क्लियरली गलत हो गया। अच्छा, पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, प्लास्टिड नामक रंगीन संरचना केवल पादप कोशिका। ठीक है, अभी आप लोग को हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा धैर्य बनाकर रखेंगे। 2-4-5 मिनट में 2-4 प्रश्न है, फिनिश हो जा रहा है, फिर मैं डिटेल में बता देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये जो प्लास्टिड होता है ये रंगीन संरचना वाला केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। अब पौधे ही देखेंगे तो आपको कोई ग्रीन कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का होता है, तो बिल्कुल प्लास्टिड क्या होता है? ये वर्णक का काम करता है और ये केवल पौधे में ही होता है, इंसान में, ठीक है, जंतु में नहीं होता है। ये बात सही है। जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तियां होती है जंतु कोशिका में, जबकि पादप में बड़ी बड़ी। बिल्कुल बात ये सही है। तो 2 और 3 सही है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्लांट में, पौधे में पाया जाता है, केवल और केवल पौधे में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जंतु में ये नहीं पाया जाता है। क्लियर है? प्लास्टिड के बारे में याद रखेंगे, ये जो है वर्णक का काम करता है। ठीक। और देखेंगे तो जिसमें क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है? हरा कलर का होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए,
अगला प्रश्न है, संदेश स्थानांतरण का कार्य कौन सा कोशिका करता है? यानी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम। ठीक है, लिखा है कि आपका गोलाकार रक्त कोशिका, लंबी संघनित तंत्रिकाएं कोशिका, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड मसल्स, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा आपका। लंबी संघनित तंत्रिका कोशिका ही आपको संदेश हस्तांतरण का काम जो है करता है। ठीक है, अगला चैप्टर है जंतुओं में जनन। इससे पहले हम लोग थोड़ा कोशिका के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर सेल होता क्या है, सेल का जो है कैसे फंक्शनिंग वर्क करता है। तो जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि सेल में आपको बस 5 मिनट आप लोग धैर्यपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, एक तो हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं, सेल का परिचय, आखिर सेल होता क्या है। फिर हम लोग देख लेते हैं दूसरा, कोशिका को लेकर कुछ सिद्धांत भी दिया गया है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत, इसको बिल्कुल ध्यान से सुन लेंगे। कोशिका सिद्धांत पॉइंट 1, पॉइंट 2। तीसरा बात हम लोग इसमें देख लेते हैं, कोशिका के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, और उससे प्रश्न खूब सारे एग्जाम में अभी तक आपके पूछे गए हैं। कोशिका के कंपोनेंट यानी अव्यय। और चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, कोशिका का वर्गीकरण, यानी कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, कोशिका का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण। और पांचवा हम लोग देखेंगे जो है कोशिका विभाजन को लेके, कोशिका विभाजन। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात किए कि रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले जो है एक साधारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी था, और इन्हीं के हेल्प से मृत जो है सेल को देखा गया था। ठीक है, तो पहला बात याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत सेल को, ऐसे पूछा जाए सेल को सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक ही हम लोग आंसर करेंगे 16 जो है 65 में। उसके बाद देखेंगे तो एंटियनो जो है आपको लुएन हुक आते हैं, और इनके द्वारा सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा जाता है, और एंटियनो लुएन हुक को ही हम लोग फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी। इसके बाद एक और पॉइंट याद रखेंगे कि सेल का अध्ययन करना है तो उसके लिए एक ब्रांच है आपको साइटोलॉजी। ठीक है, क्लियर है। तो इसका हम लोग एक बेसिक सा परिचय देख लिए। कोशिका सिद्धांत के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, कि आखिर ये क्या है, काम क्या करता है। ठीक है, तो दो लोग थे, एक स्लाइडेन और एक श्वान। ठीक है, मिस्टर जो है स्लाइडेन और स्वान, इन्हीं के द्वारा जो देखेंगे तो 1838-39 में। ठीक है, मैं जितना बात बता दे रहा हूँ इससे बाहर जनरली प्रश्न बनेगा नहीं आपका। तो स्लाइडेन एंड स्वान जो है 38-39 में ये कुछ सिद्धांत देते हैं कोशिका को लेके, और ये बताते हैं कि कोशिका जो है जीवन का मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है, याद रखेंगे, जीवन का मूलभूत इकाई है। यानी किसी भी जीव को अगर देखेंगे तो उसका शरीर बहुत सारे सेल से मिलके बना होगा। ठीक है, ये बताया गया स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। फिर इसके बाद और वैज्ञानिक का नाम इसमें जो है जुड़ता है, और इसी में कुछ संशोधन होता है, और एक रडलफ जो है भर्चो आते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा बताया जाता है कि कोशिका जो होता है वो पुराने कोशिका से मिलके बनता है। यानी नया कोशिका जो होता है वो किससे मिलके बनता है, पुराने कोशिका से मिलके बनता है। ये बताया जाता है रडलफ भर्चो के द्वारा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। बाकी इनके द्वारा एक और बात बताया जाता है कि कोशिका जो होता है शरीर का क्या होता है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है। ठीक है, तो ये कोशिका सिद्धांत के बारे में हम लोग देख लिए। अब जो है तीसरा देखते हैं हम लोग पॉइंट, और ये है आपका कोशिका का अवयव, कंपोनेंट ऑफ जो है सेल। और यहाँ से खूब सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब सेल में देखेंगे तो सेल में एक आपका सेल वाल आ जाता है। ठीक है, फिर आपको देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, माइट्रोकॉन्डिया आ जाता है उसके अंदर, राइबो जो है सोम आ जाता है, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ये सब सेल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एक बार और हम जो है 10th क्लास में जाएंगे तो फिर एक बार और आप सभी को बताया जाएगा। अब इसी से जो है प्रश्न बनाया जाता है, जैसे सेल वाला है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका कोई सेल हो गया। ठीक है, तो सेल के अंदर बात करेंगे तो सेल के अंदर सबसे अंदर इसके बीचों बीच लगभग एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके बाहर देखेंगे, बाहर तो सेल वाल आपको देखने को मिलेगा, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं।
और ये जो सेल वाल होता है केवल और केवल पौधों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी जंतुओं में देखेंगे तो ये कहानी यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस लेयर से। ये इसका जंतुओं का जो है बाहरी परत ये होगा, ठीक है। जबकि पौधों में देखेंगे तो ये वाला सेल जो है मेम्ब्रेन से कहानी शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर सेल वाल कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग देख लिए कि ये जो कोशिका भित्ति होता है ये आपको जंतुओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ध्यान रखेंगे। और यही आपसे प्रश्न पूछा गया था अभी, ठीक है। तो सेल वाल जो होता है जंतुओं में नहीं होता है, ठीक है, जंतुओं में नहीं होता है, केवल किस में होता है, पौधों में। ये बात याद रखेंगे, सेल वाल, ठीक है। बाकी देखेंगे तो सेल वाल के बारे में अगर पढ़ेंगे तो सेल वाल किससे मिल के बना होता है, हो सकता है ये भी आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए, ठीक है। तो ये जो है सेलुलोज से मिलके बनता है, सेलुलोज, ठीक है, प्लस पेक्टिन प्लस लिग्नाइन, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा सेलुलोज होता है इसमें, 50 से लगभग 60% तक सेलुलोज होता है सेल वाल में, ठीक है। सेल वाल का कंपोनेंट अगर पूछ दे सेल वाल किससे मिलकर, तो याद रखेंगे सेलुलोज, प्लास्टिड और लिग्नाइन, और कुछ मोम इसमें होता है। बाकी दूसरा बात ये याद रखेंगे, ये जंतुओं में अनुपस्थित होता है, पौधों में उपस्थित होता है। क्लियर है? चलिए दूसरा देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये जंतु और पौधों दोनों में होगा, दूसरा आवरण था ये। और जैसे बात कर लेंगे, ये अपना सेल हो गया, मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, एक ये बाहरी परत, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं सेल वाल। ये अंदर वाला जो है क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये जंतु और पौधों दोनों में होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बना होता है, आपको लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन से जो है ये मिलके बना रहता है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा बात ये ध्यान रखेंगे, सेल मेम्ब्रेन का काम आपसे पूछा सकता है कि आखिर ये काम क्या करता है। ये जो है आपको अर्ध पारगम्यता का काम करता है, सेलेक्टिव परमिलिटी का काम करता है, चयनात्मक परिवर्तन, यानी गैर जो जरूरी चीज है वो कोशिका के अंदर नहीं जाएगा, और जरूरी चीज कोशिका के बाहर नहीं आने देगा। ये कौन काम करता है, आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक, क्लियर है। और कोशिका के अंदर जो है इक्विलिब्रियम स्टेट को ये बनाए जो है रखता है। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल जंतु और पौधे दोनों में पाया जाता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और इसको जो है क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। यानी ऊर्जा का उत्पादन यहीं पे होता है। जैसे ही कोशिका में श्वसन, ये यानी कोशिका में श्वसन का केंद्र यही है, और जहां श्वसन होगा वहीं ऊर्जा उत्पादन होगा, पहले ही हम बायोलॉजी में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहीं पे ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये भी बात याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है, पूछता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलेंगे, तो आप आंसर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये ऊर्जा का उत्पन्न होता है किसमें, एटीपी में ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी में जो है ऊर्जा ये मुक्त करता है। कहीं कहीं हो सकता है कन्वर्जन पूछा तो नहीं गया है, पूछ लिया जाए। एक एटीपी में, चूंकि हम लोग तो कैलोरी में ऊर्जा बर्न करते हैं, एक एटीपी में जो है 7.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम लोग जो भी आजकल स्मार्ट वॉच वगैरह आता है उसमें आपको आपको दिखाता है कि कितना आप ऊर्जा बर्न किए, तो कैलोरी में दिखाता है, लेकिन हमारा शरीर जो ऊर्जा उत्पन्न करता है वो एटीपी में करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया। अगला जो है आपका नेक्स्ट हो गया राइबोसोम, ठीक है। तो आखिर जो है राइबोसोम का भी कुछ काम होगा अपना सेल के अंदर, ठीक। तो इसको जो है प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। पैलाडे के द्वारा इसका खोज किया गया था, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम ये करता है, ठीक है। दोनों में ये भी जो है पाया जाएगा, ठीक है। एक और आपको टर्म दिख रहा है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है इसको आत्महत्या का थैली बोला जाता है, एटम बम ऑफ सेल। डी डुबे के द्वारा जो है लाइसोसोम का आपको खोज किया गया था, ठीक है। लाइसोसोम में जनरली देखेंगे तो उसमें आपको हाइड्रोलिक जो है एंजाइम होता है, और जैसे ही सेल का कोई हिस्सा आपको खराब होगा तो फट जाता है और उसको जो है नष्ट करने का काम जो है करता है।
इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, ये अंतः जो है प्रदवी जालिका इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका भी काफ़ी जो है बेहतर काम होता है हमारे सेल के अंदर, जैसे हमारा ये सेल होता है। चलिए अगला जब हम लेक्चर लेंगे तो इसके लिए इमेज वगैरह हम लेके आएंगे सेल का 10th क्लास में, और वहाँ पे और आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे बीच में मान लीजिए केंद्रक हो गया आपका सेल का, ये जनरली जो होता है राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है इसी के ऊपर ये स्थित होता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण का ये जो है ये काम जो है आपको करता है। एक और होता है आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या काम करता है, तो पैकेजिंग करने का काम करता है, कोशिका उत्पाद को पैकिंग करता है और उसका परिवहन और नियंत्रण करने का काम करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। एक आपका वैक्यूल होता है, और इसी से रिक्तिका प्रश्न पूछा गया था, रसधानी। तो ये जनरली देखा जाए तो आकार में बहुत बड़ा होता है, किसमें, पौधों में, और जंतुओं में देखा जाए तो ये आकार में छोटा होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए बाकी एक और यहाँ पे टर्म है जो सेल के अंदर हमारे होता है प्लास्टिड, ठीक है। बहुत काम का है ये प्लास्टिड, और यहाँ से जो है कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में बनाए गए हैं, प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड यानी इसको लवक बोलते हैं, और इससे एक प्रश्न अभी आपको पूछा भी गया था। तो ये जंतुओं में नहीं होता है, पहला बात याद रखेंगे, ये जो है एनिमल जंतु में नहीं होते हैं, केवल और केवल किस में होंगे, पौधे में उपस्थित होंगे। और इनका काम क्या होता है, पिगमेंट देने का, पिगमेंट यानी इनका काम होता है रंग देने का, ये रंग देने का काम करते हैं। और ऐसे में इससे जो है आप लोग से प्रश्न जो है पूछा जाता है। ये भी आपको दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक रंगहीन होते हैं और एक रंगीन होते हैं। रंगहीन यानी जो पौधे के जड़ वगैरह होते हैं वो रंगहीन ही होते हैं, और रंगीन में देखेंगे तो दो तरह के होते हैं, एक वर्णी लवक और एक हरित लवक, ठीक है। तो रंगीन में देखेंगे, रंगीन, ठीक है, तो इसमें दो तरह का होते हैं। एक जो आपको क्रोमोप्लास्ट, और यहां से खूब प्रश्न पूछा गया है आपसे, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और एक जो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमो है और क्लोरो है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जो होता है, और हरित लवक के बारे में आपको पता ही है। अच्छा, हरा रंग के अलावा कोई भी कलर यदि पौधों में आप देखते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। जैसे सेव का कलर जो है एंथो जो है शाइनिन के कारण दिखता है, पपीता देखेंगे तो कैरिका जेंथिन के कारण, शिमला मिर्च जो है कैप्सिकम, टमाटर जो है लाइकोपिन के कारण वो कलर उसका दिखता है, गाजर कैरोटीन के कारण, ठीक है। तो ये सब बात जो है आपसे एग्जाम में जो है जनरली पूछा जाता है। बाकी हरित लौक में देखेंगे तो आपको पता ही है, ये मैग्नीशियम युक्त होता है, मैग्नीशियम रिच होता है, और ऐसे में हरा कलर का आपको दिखता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो ये सेल से रिलेटेड कुछ बातें थी। बाकी यहाँ पे एक आध फैक्ट आप लोग याद रखेंगे जो आपके जो है काम का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि सेव का जो है लाल रंग किसके कारण होता है, तेंथोसाइनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग दिखता है लाइकोपेनिन, लाइकोपीन के कारण। पपीते का पीला रंग जो है कैरका जेंथीन के कारण। गाजर जो है कैरेटीन के कारण, और हल्दी का रंग जेंथोफिल के कारण। तो ये सब प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। चलिए बाकी क्लास 10th में, क्लास 8 में ज़्यादा डिटेल में सेल के बारे में बताया नहीं गया है, ठीक है। तो क्लास 10th में हम लोग इमेज भी हम लगा के लेके आएंगे और आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और वही इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम में काम आएगा। तो बहुत सारे प्रश्न के फॉर्मेट में हम बताए भी हैं जो आपसे पूछा जाएगा, बाकी डिटेल में वो पूछा नहीं जाता है। अगला देख लेते हैं, एक यूनिट लास्ट यूनिट है इसका, ठीक है। जंतुओं में जो है जनन, और इसके बाद आपका क्लास 8 जो है यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लास 10th में थोड़ा हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि इन्वेंट्री निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्वेंट्री फर्टिलाइजेशन ये एक तकनीक है। इस तकनीक के निषेचन होने पर युग्मज जो होते हैं जाइगोट को लगभग 1 सप्ताह में विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। नया टेक्निक है ये, ठीक है। यानी शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन, इसी को इन्वेंट्री निषेचन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल बात ये सही है, पहला वाला तो सही है। दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट।
दूसरा इसमें लिखा गया है, इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं क्योंकि शिशु का विकास परखनली में होता है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट सही होगा या दूसरा होगा। पहला वाला में हम लोग पढ़े कि इस टेक्निक में जो है 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में, अब गर्भाशय में स्थापित कर देंगे तो टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे हो जाएगा, तो दूसरा तो क्लियरली गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो शरीर के बाहर यदि कृत्रिम निषेचन इन्वेंट्री निषेचन कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, शुक्राणु स्पर्म को अंडवाहिनी, ठीक है, इसमें अवरुद्ध करा के एग तक नहीं जो है पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में चिकित्सक क्या करते हैं, ताजा अंडाणु और शुक्राणु एकत्रित करके और कुछ घंटों के लिए इसको साथ में रहते हैं और इसको इन्वेंट्री निषेचन बोलते हैं। ये निषेचन और मूवी वगैरह भी आप लोग बना हुआ होगा। ठीक है, अभी हिंदी में मूवी वगैरह भी कुछ बना था, जैसे ठीक है मूवी जो है, एक मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, पंकज त्रिपाठी और एक और उसमें कलाकार थी। ठीक है, मिमी करके मूवी बना हुआ था, तो उसमें भी दिखाया गया है और यही टेक्निक वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इसमें क्या होता है, जाइगोट को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है और इसके बाद उसको माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, और माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होने के बाद शिशु को जन्म जो है समान शिशु की तरह ही इसमें होता है, तो इसको टेस्ट बेबी नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, पूछा गया है कि जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है, जंतुओं में निषेचन के बारे में बताइए कौन सा सही है। यहाँ पे लिखा गया है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल सही है, शुक्राणु अंडाणु दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं। सभी अंड प्रजक जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। दूसरा वाला देखिए, सभी बोला है कि बाहर होता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत, और ऐसे में ऑप्शन अपना केवल एक जो है सही बन जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ जंतु होते हैं जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, उनको हम जारायूज जारायु जंतु, ठीक है, जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। ठीक है, ये बात है इसमें। तो सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में पूछा गया है। ठीक है, पहला यहाँ पे दिया है कि मुकुलन जो होता है अमीबा में जनन की प्रक्रिया है, द्विखंडन जो है हाइड्रा के जनन का प्रक्रिया है, कायांतरण जो है लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलना है। कौन से इसमें सही है ये आपको बताना है। देखिए पौधों में तो देखते ही हैं और उसी के भांति देखेंगे तो जंतुओं में भी जनन का 2 मेथड होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। ठीक है, तो जनन का एक मेथड होता है जिसमें जीव का एक भाग ही केवल प्रेजेंट होता है, उसको अलैंगिक बोलते हैं। ठीक है, मुकुलन और द्विखंडन जो है अलैंगिक जनन का ही क्या है, मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा जो है सही है, कायांतरण जो है लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलना। ठीक है, मुकुलन अमीबा के जनन में नहीं होता है, अमीबा का जनन जो है द्विखंडन प्रक्रिया से होता है। ठीक है, याद रखेंगे, तो अमीबा जो है द्विखंडन प्रक्रिया से होता है, तो ऐसे में पहला गलत था। और हाइड्रा हाइड्रा में जो है मुकुलन के द्वारा होता है, तो ये दोनों ऑप्शन चेंज कर दिया गया था, तो ऐसे में ऑप्शन केवल सी। ठीक है, देख सकते हैं, तो जनन का वह प्रकार जिसमें केवल जीव का एक भाग होता है उसको अलैंगिक बोलते हैं, मुकुलन या द्विखंडन इसको हम लोग बोल सकते हैं। हाइड्रा जो होता है वो नए जीव का विकास किस मेथड से करता है, मुकुलन से, हाइड्रा मुकुलन से, जबकि अमीबा जो है द्विखंडन से करता है। अगला प्रश्न है क्लोनिंग के बारे में लेके है, उपरोक्त में से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए पहला लिखा है, ये किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप में उत्पन्न करने का प्रक्रिया है, बिल्कुल कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने का ही टेक्निक है क्लोनिंग। सर्वप्रथम सफलतापूर्वक उत्पन्न क्लोन डॉली नाम की एक मादा भेड़ थी, ये भी क्या है, सही है। डॉली एक फिन डार्सेट भेड़ की क्लोन थी, तीनों का तीनों सही है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा अपना, डी। ठीक है, चलिए एक चैप्टर शायद इसमें और है। ठीक है,
उसको देख लेते हैं, उसमें भी कुछ प्रश्न है। अगला चैप्टर है किशोरा अवस्था की ओर। ठीक है, ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड ही है। देखिए, इसमें प्रश्न है कि कौन सा सही है, बताना है आपको। लिखा गया है कि लैंगिक हार्मोन, सेक्स हार्मोन को लेके अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्रावित किए जाते हैं, और इन्हीं के बारे में। तो देखिए, जो भी हार्मोन है बिल्कुल पता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां ही इसको आपको ग्लैंड ही स्रावित करती है। पहला लिखा है इसमें कि एस्ट्रोजोन और टेस्टोन लैंगिक हार्मोन है, और ये मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। तो एस्ट्रोजन और टेस्टोन क्या है, बिल्कुल लैंगिक हार्मोन ही है, इसमें कोई डाउट वाली तो बात नहीं है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है मादा हार्मोन होता है, और टेस्टोन क्या होता है आपको, ये नर हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन मादा यानी फीमेल में ये, और ये मेल में। पहला वाला सही हो गया। अगला देखिए, एस्ट्रोजोन दिया है नर हार्मोन है, ये देखिए ये तो मादा हार्मोन है। ठीक है, फीमेल वाला है ये एस्ट्रोजोन, तो गलत हो गया ये। और टेस्टोन जो है ये दिया है मादा, तो देखिए गलत कर दिया है। ठीक है, एस्ट्रोजोन याद रखेंगे कि कैसा है, मादा हार्मोन है, और टेस्टोन कैसा है, ये नर हार्मोन है। दूसरा गलत। इस हार्मोन का उत्पादन और नियंत्रण एक और हार्मोन द्वारा किया जाता है, जिसको पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो बिल्कुल ये क्या है, सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि इसको हम लोग बोलते हैं। इस सबको कंट्रोल करता है। तो 1 और 3 जो है सही है, और दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन अपना सी बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये बात। देखिए, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन क्या है, लैंगिक हार्मोन ही होते हैं, जो मानव शरीर के जो गौण लैंगिक लक्षण है इन्हीं के लिए उत्तरदायी होते हैं। एस्ट्रोजन क्या है, मादा हार्मोन है, जबकि टेस्टोन क्या है, नर हार्मोन है। ठीक है, इसका स्रावन लड़कियों में अंडाशय द्वारा और लड़कों में जो है वृषण के द्वारा होता है। ठीक है, लैंगिक हार्मोन लड़कों में दाढ़ी मूछ, बड़े स्वरयंत्र इत्यादि के गौण लक्षणों का उत्पन्न करते हैं, यानी जब पुरुषों में ये स्रावित होगा, दाढ़ी मूछ होकर आने लगेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। पूछा गया है कि ग्रंथि है और स्रावित हार्मोन है, यानी कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। इसको डिटेल में हम लोग क्लास 10th में देखेंगे, तभी जितना इसमें दिया है उसको हम लोग कवर करते हैं। देखिए, लिखा है थायराइड। थायराइड जो है ये थायरक्सिन जो है अग्नाशय इंसुलिन और अधिवृक्क एड्रेनल हार्मोन का ये उत्पादन जो है करते हैं। तो यहाँ पे तो आपको मिलान करना है बस। तो थायराइड जो हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि से इसका स्रावन होता है, तो ए का तो 4 हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, थायराइड जो है एड्रिनल ग्रंथि से नहीं है, तो थायरक्सिन जो है थायरक्सिन से स्रावित होता है, ए का 2 बनेगा। ठीक है, अग्नाशय अग्नाशय इंसुलिन से इसका स्रावन होता है 3। अधिवृक्क, तो ये बन जाएगा आपका एडोनिन और पीयूष वृद्धि हार्मोन के लिए 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर में पोषक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए मैं चाहता तो मैराथन क्लास के माध्यम से एक ही बार सारा क्लास करा देता, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो एक क्लास को एक बार टारगेट करें और इसको पढ़ें और फिनिश करें, और ऐसे पढ़ें कि बिल्कुल इससे प्रश्न आपसे हल हो जाए। लिखा है कि दूध अपने आप में संतुलित भोजन होता है। ठीक है, लौह प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होता है। वसा शरीर के वृद्धि के लिए, और प्रोटीन ऊर्जा के लिए। देखिए, यहाँ पे पहला तो सही है, दूध के लिए संतुलित आहार दूध को बोला जाता है वैसे। ठीक है, और लौह प्रचुर रुधिर निर्माण के लिए, बिल्कुल खून के लिए लौह जो है रक्त। ठीक है, तो ये भी दूसरा भी सही है। वसा शरीर के वृद्धि के लिए, अब देखिए वसा तो हम लोग बात किए थे ऑलरेडी, हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर। ठीक है, और वसा किसके लिए था, तो ये जो है ऊर्जादायक था, और सबसे जो है हम लोग देखे थे कि 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हम लोग को मिलता है। वहीं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से देखे थे 4.2। तो ये तो गलत हो गया। प्रोटीन जो है ऊर्जा देने का काम नहीं करता है, ये शरीर वृद्धि देने का। तीसरा जो है गलत हो गया, 1 और 2 सही, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी बन जाएगा। देखिए, हम लोग ऑलरेडी इस पे बात कर लिए थे संतुलित आहार के बारे में।
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब हमको पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। वैसे शिशु के लिए माँ का दूध ही संपूर्ण जो है पोषण के रूप में जो है उसको इसी से प्राप्त हो जाता है। और लौह प्रचुर मात्रा में, जैसे पत्तीदार सब्जी हो गए, गुड़, मांस, संतरा, आंवला, ये सबसे रुधिर निर्माण होता है। वसा और शक्कर ऊर्जा के लिए, जबकि प्रोटीन जो है वृद्धि के लिए होता है। ठीक। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, बताना है इसमें कि कौन सा सही है। देखिए लिखा है यहाँ पे कि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, जो युग्मज के 2 एक्स गुणसूत्र होंगे जिसमें मादा शिशु विकसित होंगे, तो ये बात सही है। वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है जिससे नर शिशु होता है। ठीक है, देखिए एक्स यदि एक्स होता है तो क्या हो जाएगा, मादा। यदि एक्स और वाई हो जाएगा, युग्मज बनेगा, तो क्या हो जाएगा, नर। तो दूसरा भी सही हो गया। पुरुष में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई कहते हैं, बिल्कुल पुरुषों में जो है एक्स और वाई। और शिशु के लिंग निर्धारण के लिए पूर्णतः पुरुष के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल। इसमें महिला के गुणसूत्र का कोई भूमिका नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो चारों का चारों सही हो जाएगा। देखिए जनरली कहानी क्या है, पुरुषों के पास क्या है, एक्स और वाई है, महिलाओं के पास क्या है, एक्स और एक्स है। तो पुरुष का अगर एक्स आ गया, महिला का एक्स अगर आता है, महिलाओं की तरफ से तो हमेशा एक्स ही रिलीज होगा। पुरुष की ओर से एक्स आ गया तो ये क्या हो जाएगी, महिला जो है। और पुरुष की ओर से मान लीजिए यदि वाई आ गया, महिलाओं की ओर से एक्स आ गया तो एक्स वाई, तो यानी पुरुष ही निर्धारण करता है। ठीक है, लिंग का निर्धारण पुरुष ही करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला पूछा गया है, एड्स एक खतरनाक संक्रामक बीमारी है, इसके बारे में आपको बताना है कितना कथन इसमें सही है। देखिए लिखा है इसमें कि ये बीमारी एक खतरनाक जीवाणु के द्वारा फैलता है, एड्स। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि विषाणु के द्वारा होता है, तो पहला तो गलत हो गया। पीड़ित व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति के ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा, बिल्कुल सिरिंज के द्वारा जो है ये फैल सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने पर बिल्कुल फैल सकता है। पीड़ित माँ के दूध के सेवन करने से शिशु में नहीं फैलता है, बिल्कुल फैल सकता है, तो ये गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पूछा गया है आपसे कि कौन सा सत्य है, तो 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो इस तरह से ये जो है आपका चैप्टर जो है समाप्त हुआ। तो क्लास 8 में जो है आपका टोटल 5 चैप्टर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए जो है सेशन बेहतर रहा होगा। ठीक है, तो अगला जो है हम लोग क्लास 9 का पूरा बायोलॉजी जो है फिनिश करेंगे। ठीक है, तो बीच बीच में आपको ये लेक्चर मिलते रहेगा। बाकी पैरेलली में जो है आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है, शाम को 8 बजे उसको सॉल्व करें। ठीक है, मेन सेंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़े। इसके अलावा जो है आप देखें तो एक PYQ का सेशन भी हम लोग कर रहे हैं, हिस्ट्री वाला, तो उसको भी आप लोग देख लें। आप लोग प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, प्ले लिस्ट में नहीं जाना है तो यूट्यूब पर जाके लाइव सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे सारे वीडियो जो है पड़े हैं। ठीक है, तो जो आपको लगता है आपके काम का है, ठीक है, उसको आप लोग देखें और अपने जो है कंसेप्ट को बेहतर करने की कोशिश करें। कुछ यदि समझ में वगैरह नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वैसे मैं बताया हूँ फिर क्लास 10th में हम लोग ये चैप्टर देखने वाले हैं, तो वहाँ पे और जो है डिटेल में और थोड़ा सा कोशिका वगैरह का जो है इमेज वगैरह या जो भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम इमेज लेके आएंगे और उसमें हम लोग इसको बेहतर तरीके से और करने का प्रयास करेंगे। बाकी ये लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, तो इसको अधिक से अधिक जो है शेयर कर देंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, शेयर इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि ये बेहतर कंटेंट है और जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या बड़े बड़े शहर या छोटे शहर में भी जिनके पास कंटेंट जो है बेहतर नहीं मिल पाता है, तो उनके पास जो है पहुंचाने का एक काम आप कर सकते हैं। 1 लोग 2-4 लोग से जो है शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।